student. Welcome to my YouTube channel. Myself Ethel, and today we will learn a next topics of graph theory. So let's start. Trees, trivial and non-trivial tree, properties of a tree, results, examples, basic concepts, results and examples. So let's start with definition of tree. A connected graph विदाउट एनी सर्किट इज़ कॉल्ड अ ट्री। तो कोई भी कनेक्टेड ग्राफ होगा और उसमें सर्किट नहीं होनी चाहिए तो वो जो ग्राफ है वो ट्री कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सम ऑफ द ट्री विथ नंबर ऑफ वर्टाइसिस लाइक n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आर। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा तो ग्राफ जो है वो इस तरह से दिखाई देगा, डॉट मतलब कि कोई एक वर्टेक्स। नाउ n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 में दो वर्टेक्स है और एक एज। n इज इक्वल टू 3 में तीन वर्टेक्स और दो एज है। n इज इक्वल टू 4 में 3 एजिस एंड 4 वर्टेक्स। n इज इक्वल टू 5 में हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स 5 है और 4 एजिस है। तो ये पूरे जो ग्राफ दिए गए हैं n इज इक्वल टू 1 2 लेके 5 तक, तो उसमें कोई भी सर्किट दिखाई नहीं दे रही। तो ट्री का मतलब ये है कि कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और उसमें कोई भी सर्किट अलाउड नहीं है। अ ट्री विथ सेम नंबर ऑफ वर्टाइसिस कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे। अगर हमारे पास जो सेम वर्टाइसिस के ट्री हो गए तो वो अलग अलग से ग्राफ में हम बता सकते हैं उसका शेप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चार तरीके से हम जो हमारा ग्राफ है उसको बता सकते हैं। तो पहला जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें 5 वर्टेक्स दिए गए हैं। दूसरे ग्राफ में भी देख सकते हैं उसका शेप किस तरह से, तीसरा और फोर्थ। तो ये सब देखें तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग ग्राफ के शेप हो सकते हैं। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल ट्री। अ ट्री विथ ओनली वन वर्टेक्स इज नोन एज अ ट्रिवियल ट्री। अगर कोई भी ट्री हो उसमें कोई एक ही वर्टेक्स हो तो उसको हम ट्रिवियल ट्री कह सकते हैं। अ ट्री विच इज़ नॉन ट्रिवियल इज़ कॉल्ड अ नॉन ट्रिवियल ट्री। अगर कोई ऐसा ट्री कि जिसमें जो वर्टेक्स की जो नंबर है वो ज़्यादा हो गए तो उसको हम नॉन ट्रिवियल ट्री कह सकते हैं। सिंस सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजिस फ्रॉम अ सर्किट अ ट्री इज़ अ सिंपल ग्राफ। अब हमें पता है कि सेल्फ लूप है और जो पैरेलल एजिस है वो सर्किट है, वो डिफाइन करती है, सर्किट प्रोड्यूस करती है। तो हमें ये उस पर से ये जानकारी मिलती है कि ट्री जो है वो सिंपल ग्राफ है, उसमें कोई वर्टेक्स जो है उस वर्टेक्स के बीच कोई भी सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए और पैरेलल एज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो हमारा सिंपल ग्राफ होगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज there is one and only one path between every pair of vertices in a tree T। तो कोई भी वर्टेक्स की पेयर हो तो उसमें कोई एक ही पाथ होना चाहिए, ऐसा ट्री की जो प्रॉपर्टी है। तो उसका प्रूफ करते हैं। सिंस टी इज कनेक्टेड देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसिस vi vj ऑफ वर्टाइसिस। अगर हम टी जो हमारा है ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है तो उसमें कोई भी एक पाथ तो होगा ही होगा जो vi और vj के बीच। इफ़ देर इज़ अनदर पाथ बिटवीन vi एंड vj देन द यूनियन ऑफ सच टू पाथ फ्रॉम अ सर्किट। अगर हम इस तरह से सोचें कि कोई अनदर पाथ हो, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स की जो पेयर है उसके बीच, तो अगर हम दोनों का यूनियन करें तो ये जो पाथ जो है वो एक सर्किट है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो ट्री के हिसाब से ट्रू नहीं है। तो उसका मतलब है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सही है कि अगर कोई भी वर्टाइसिस की पेयर है ट्री में तो उसके बीच में कोई एक ही पाथ होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो गई। Now second property, if a graph G has one and only one path between every pair of vertices, then G is a tree। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए इस तरह से ही है कि इसमें ये बात कही गई है कि अगर वन पाथ हो कोई भी वर्टाइसिस की पेयर के बीच तो ये हमारा ट्री होगा। सो प्रूफ में ऑब्वियसली G इज़ कनेक्टेड
if G contains a circuit, then there exists a pair of vertices from the circuit within which two distinct paths exist. अगर G हमारा कनेक्टेड है तो कनेक्टेड ग्राफ का हमें मतलब पता है। अब G सर्किट कंटेन करता है तो उसका मतलब ये है कि उसके बीच में दो वर्टेक्स के जो पेयर है उसके बीच में एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हमें पता है कि कोई भी हमारा ट्री होगा तो उसमें सर्किट हो ही नहीं सकती। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी इज अ ट्री विथ n वर्टिसेस हैज़ n-1 एजेस। मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्री है उसमें n वर्टिसेस होंगे तो उसमें n-1 एजेस होंगे। तो आइए उसका प्रूफ देखते हैं कि वी प्रूव इट बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n इज इक्वल टू 1 ट्री t हैज़ 1 वर्टेक्स ओनली हैंस नो एज n-1 इज इक्वल टू 0 thus it is true for n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्री जो है उसमें कोई एक ही वर्टेक्स दिया गया है और कोई एज नहीं है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि उसमें कोई भी एज नहीं है। एक वर्टेक्स है तो उससे कम होना चाहिए, जो एज है वो कम होनी चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि 1-1 दैट इज़ 0। तो ये हमारे पास जो n इज इक्वल टू 1 है उसके लिए प्रूव हो गया कि ये ट्री है। नाउ सपोज दैट इज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। अब हमें ये एज्यूम करना है कि n इज इक्वल टू के लिए ये सही है। दैट इज़ अ ट्री t विथ k वर्टिसेस हैज़ k-1 एजेस, दैट इज़ tk। नाउ वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k+1 फॉर tk+1। अब हमने क्या किया है कि n इज इक्वल टू k के लिए हमने सपोज कर लिया है कि इसमें k वर्टिसेस दिए गए हैं और k-1 एजेस है। तो ये हमने देख लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ये सच है। एड अ न्यू वर्टेक्स से vi इन tk सिंस tk+1 इज कनेक्टेड। अब हमें क्या करना है कि कोई एक वर्टेक्स vi है वो उसमें ऐड करना है, उससे हमें जो ये एक एज से उसको कनेक्ट करना है ग्राफ को। जॉइन vi विथ एनी वन वर्टेक्स ऑफ tk बाई एनी एज। दिस विल नॉट प्रोड्यूस एनी सर्किट सिंस vi इज़ द न्यू वन। अब क्या है कि vi जो है वो वर्टेक्स को हमें ज्वाइन करना है, तो इस तरह से तो हम किसी भी तरह से वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। अब हमें कोई एज की ज़रूरत होगी। अब जो एज है उसको हम वो ग्राफ से ज्वाइन करते हैं तो ये सर्किट है वो प्रोड्यूस नहीं करती। द नंबर ऑफ एजेस इन tk+1। अब tk+1 के अंदर कितनी एजेस होगी? नंबर ऑफ एजेस इन tk, तो इसका मतलब ये हो कि नंबर ऑफ एजेस tk के अंदर जितनी एजेस है उसका प्लस द न्यू एज 1, मतलब कि जो हमने एक एज है वो उसमें ज्वाइंट की है, कनेक्ट की है। तो जो हमें पता है कि tk में कितनी होगी तो k-1 एजेस होगी। अब +1 हम ऐड करते हैं तो टोटल हम लगाएंगे तो उसका मतलब हमें k मिलेगा। तो tk+1 में हमें कितनी एज मिलेगी? k मिलेगी। तो k+1 हैज़ k एजेस। तो उसका मतलब ये है कि k+1 मतलब कि हमारे पास n होगा तो n-1 उससे कम होगी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि tk+1 जो हमारा वर्टेक्स जो ट्री जो है उसमें k+1 वर्टेक्स होंगे तो उसमें एजेस जो है वो k होगी। दस इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी सही है। दस बाय इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। मतलब कि हमारा जो इंडक्शन रूल जो है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि n जो है n की वैल्यू पूरे जो नेचुरल नंबर के सेट में से हम लेंगे तो ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए सही है। हैज़ द प्रॉपर्टी। Now property number 4, any connected graph with n vertices n-1 edges in a tree। तो अब कनेक्टेड ग्राफ हो गए, उसमें n वर्टाइसिस दिए गए होंगे तो n-1 एजेस होगी, तो ये हमारा ट्री होगा। प्रूफ, सपोज दिस ग्राफ कंटेन अ सर्किट ऑफ लेंथ k, thus a circuit has k vertices and k edges, thus रिमेनिंग n-k वर्टिसेस आर नॉट ऑन अ सर्किट। अब हम क्या एज्यूम करते हैं कि ग्राफ हमारा है वो सर्किट है वो कंटेन करता है। अब उसकी लेंथ जो है वो k है और सर्किट जो है उसमें k वर्टिसेस है और k एजेस है। अब हम बात करते हैं कि उसमें से n-k जो वर्टिसेस है वो सर्किट के अंदर नहीं है। दस टोटल नंबर ऑफ एजेस इन G
अब पूरे जो ग्राफ की हम एजिस निकाले तो ये n-k प्लस k दैट इज़ n। तो k और k की कैंसल आउट होने से हमें n मिल गया, तो n जो है वो n-1 से ज़्यादा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस द प्रॉपर्टी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, अ ग्राफ G विथ n वर्टाइसिस n-1 एजिस एंड विदाउट सर्किट इज़ कनेक्टेड। अब हमें क्या करना है कि ग्राफ जो G है हम उसमें n वर्टाइसिस है, n-1 एजिस है एंड सर्किट नहीं है, तो ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। सपोज द सेड ग्राफ G इज़ डिसकनेक्टेड। अब हमें ये एज्यूम करना है कि ग्राफ G है वो डिसकनेक्टेड है। Thus G हैज़ एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स। तो G जो है उसमें 2 कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे, से G1 एंड G2। ऑब्वियसली G1 एंड G2 आर सर्किटलेस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो दोनों कंपोनेंट है वो सर्किटलेस होंगे, सर्किट नहीं होगी उसमें। लेट Vi बी द वर्टेक्स इन G1 एंड Vi बी द वर्टेक्स इन Vj बी द वर्टेक्स इन G2। अब Vi जो वर्टेक्स है वो G1 में है और Vj जो वर्टेक्स है वो G2 में है। इफ़ Vi एंड Vj आर जॉइंड बाय एन एज देन G बिकम्स कनेक्टेड। अब Vi और Vj को कोई एक एज से हम कनेक्ट कर दे तो हमारा ग्राफ जो है वो किस तरह से कनेक्टेड बन जाएगा। थस नंबर ऑफ एजिस इन G इज इक्वल टू n-1। अब हम नंबर ऑफ पूरे ग्राफ की जो एजिस है उसका टोटल लगाए तो वो n-1 होगी, क्योंकि वर्टेक्स n है। तो अब हमने क्या किया कि एक एज है वो उसमें कनेक्ट की, तो उसका हम टोटल लगाएंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो n मिलेगा। ऑब्वियसली G इज़ सर्किटलेस विथ n एजिस। अब G जो है वो सर्किटलेस होगा और उसमें n एजिस होगी, which is not possible as a connected circuitless graph with n vertices has n-1 edges। तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई कि ग्राफ G है उसमें n वर्टाइसिस हो गए और n-1 एजिस होगी और सर्किट नहीं है, तो ये वो कनेक्टेड ग्राफ होगा। नाउ डेफिनेशंस। मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। A graph G is said to be a minimally connected if removal of one edge make the graph disconnected। minimally connected graph का मतलब ये है कि कोई भी एक एज जो है पूरे ग्राफ में उसको हम रिमूव करें तो हमारा ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ ट्री इज़ अ मिनिमल कनेक्टेड ग्राफ। अब ट्री की बात करें तो वो मिनिमल कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या पता है ट्री के बारे में। ट्री के बारे में हमें ये पता है कि ईच एंड एवरी पेड़ के बीच हमें एक पाथ मिलना ही चाहिए। तो अगर हम कोई भी एज निकाल लें तो हमारा जो ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। नाउ पेंडेंट वर्टेक्स और लीफ और टर्मिनल नोड। हमें पेंडेंट वर्टेक्स के बारे में पता है कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी यही है। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इन अ ट्री इज कॉल्ड अ पेंडेंट वर्टेक्स और लीफ और अ टर्मिनल नोड। नाउ ब्रांच नोड। द वर्टाइसिस इन अ ट्री विच आर नॉट पेंडेंट आर कॉल्ड ब्रांच नोड और इंटरनल वर्टाइसिस। अब जो ब्रांच नोड की बात करें तो वो टर्मिनल वर्टाइसिस नहीं होने चाहिए, मतलब कि इंटरनल वर्टाइसिस होने चाहिए, तो उसको हम ब्रांच नोड कह सकते हैं। Now result, a non-trivial tree T has at least 2 pendant vertices। अब पहले हमें ये देखना है कि ट्री कैसा है, नॉन ट्रिवियल ट्री होना चाहिए, हैज़ एटलीस्ट 2 पेंडेंट वर्टाइसिस। तो हमें ये प्रूव करना है कि उसको एटलीस्ट 2 पेंडेंट वर्टाइसिस हो गए। सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। लेट T बी ए नॉन ट्रिवियल ट्री विथ n ग्रेटर देन 1 वर्टाइसिस। अब हमें क्या करना है कि एक ट्री लेना है जो नॉन ट्रिवियल है और इसकी वैल्यू जो है उसमें वर्टाइसिस की वैल्यू वो n ग्रेटर देन 1 है एंड n-1 एजिस है। थस समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, डिग्री ऑफ Vi इज इक्वल टू 2n-1। तो उसका मतलब ये है कि अगर हमें पूरे हमारे वर्टेक्स है तो उसकी हम डिग्री का टोटल निकालें तो ये क्या होगा कि इवन नंबर मिलेंगे, दैट इज़ 2n-1। तो उसको हम इक्वेशन 1 देंगे। सपोज T हैज़ ओनली 1 पेंडेंट वर्टेक्स। अब हमें क्या करना है कि ये एज्यूम करना है कि T को एक ही पेंडेंट वर्टेक्स है, से V1। दस डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू 1 एंड डिग्री ऑफ अदर वर्टेक्स that is degree of Vi greater than equal to 2 for I is equal to 2, 3, 4 up to n।
अब उसका मतलब ये है कि V1 हमने जो लिया है उसकी डिग्री 1 है और बाकी के जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा है। Thus, summation I is running from 1 to n, degree of Vi is equal to degree of V1 plus summation I is running from 2 to n, degree of Vi, that is 1 plus summation I is running from 1 to n, degree of Vi। उसका मतलब ये हुआ कि एक जो वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स की डिग्री 1 है वो, और उस सारे जो वर्टेक्स है उसका टोटल लगाएंगे तो हमें इक्वेशन 2 मिलेगा। Now from equation 1 and 2 we have 2n minus 1 equal to 1 plus summation I is running from 2 to n, degree of Vi। अब हमें 2 to n मतलब क्यों लिखना पड़ा कि हमारे पास जो वर्टेक्स, पहला जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री तो हमने निकाल ली, तो अब हमें 2 to n लिखना होगा। That is implies summation I is running from 2 to n, degree of Vi is equal to 2n minus 3। तो अब उसका हम सॉल्यूशन निकालें तो उससे हमें ये वैल्यू मिलेगी कि 2n minus 3, that is इक्वेशन नंबर 3। सिंस डिग्री ऑफ Vi ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब हमें ये पता है कि डिग्री ऑफ Vi क्या है, 2 है या तो 2 से ज़्यादा है। दैट इज समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 2 to n, डिग्री ऑफ Vi ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट n minus 1, दैट इज 2n minus 2। तो उसको हम इक्वेशन 4 देंगे। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 3 और 4 से हमें ये बताना है कि 2n minus 3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n minus 2 है। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वो इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकते। थस T हैज़ मोर देन 1 पेंडेंट वर्टाइसिस। उसका मतलब ये हुआ कि ट्री जो हमारा है उसमें एक से ज़्यादा पेंडेंट वर्टाइसिस है, हैज़ द रिजल्ट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, अ ट्री T हैज़ 4 वर्टाइसिस ऑफ डिग्री 2, 4 वर्टाइसिस ऑफ डिग्री 3, 2 वर्टाइसिस ऑफ डिग्री 4, फाइंड द नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टाइसिस इन टी। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ट्री में कुछ कंडीशन दी गई है कि कोई वर्टेक्स है उसकी डिग्री 2 है, 4 है, 3 है, इस तरह से कुछ दिया गया है और उस पर से हमें क्या करना है कि पेंडेंट वर्टाइसिस कितने हैं ट्री में ये फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट टी हैज़ m पेंडेंट वर्टाइसिस। अब हमें क्या करना है कि एज्यूम करना है कि ट्री जो है उसमें m पेंडेंट वर्टाइसिस दिए गए हैं। टी हैज़ टोटल वर्टाइसिस, तो अब हम टोटल वर्टाइसिस की बात करें तो m प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, क्योंकि 4 वर्टाइसिस की डिग्री 2 है, 4 वर्टाइसिस की डिग्री 3 है एंड 2 वर्टाइसिस की डिग्री 4 है। तो टोटल वर्टाइसिस जो है वो पहले हमने m जो एज्यूम किया वो, दूसरा जो 4 वर्टाइसिस है उसकी डिग्री 2 है वो, एंड 4 वर्टाइसिस की डिग्री 3 है वो, एंड 2 वर्टाइसिस की डिग्री 4 है। तो सबका टोटल लगाएंगे तो वो हमें 10 प्लस m मिलेगा। टी हैज़ टोटल एजिस, तो अब हम एजिस की बात करें तो एजिस का किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास n वर्टाइसिस होंगे तो उसमें एजिस जो है वो n minus 1 होगी। तो 10 प्लस m है वो वर्टाइसिस की वैल्यू है, तो उसमें से हमें -1 करना होगा, दैट इज़ m प्लस 9। अब टोटल डिग्री की बात करें तो टोटल डिग्री पूरे वर्टाइसिस की, पूरे ग्राफ की, तो हमें पता है कि वो इवन नंबर मिलेगा। तो हमारे पास जो एजिस है उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिग्री जो मिलेगी वो 2 इंटू m प्लस 9, दैट इज़ 2m प्लस 18। अब पूरे डेटा में से हम टोटल डिग्री निकालें फ्रॉम डेटा, टोटल डिग्री दैट इज़ 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 एंड m इंटू 1। m इंटू 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो पेंडेंट वर्टेक्स जो है तो उसकी डिग्री है वो 1 होगी। अब 4 वर्टाइसिस है उसकी डिग्री 2 है, 4 वर्टाइसिस की डिग्री 3 है एंड 2 वर्टाइसिस की डिग्री 4 है। तो सबका हम टोटल लगाएंगे तो वो हमें आंसर जो मिलेगा वो 28 प्लस m मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि जो वर्टाइसिस की टोटल डिग्री है दोनों को हमें इक्वल लिखना है। 2m प्लस 18 इक्वल टू 28 प्लस m इप्लाइज m। तो अब हमें उस पे से जो m की जो वैल्यू है वो 10 मिल जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें टोटल 10 पेंडेंट वर्टाइसिस मिले। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसिस। द डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टाइसिस u and v of the connected graph G is defined and denoted by d of uv, that is length of the shortest path between u and v।
अब डिस्टेंस की बात करें तो हमें पता है कि दो वर्टेक्स जो इसकी पेयर जो है उसके बीच कम से कम जो डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, तो उसको हम डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसिस बोलेंगे। इन अ ट्री देयर इज़ वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसिस, हेंस इट इज़ ईजी टू फाइंड द डिस्टेंस। तो ट्री में हमें पता है कि कोई भी वर्टाइसिस की जो पेयर है उसके बीच कोई एक ही पाथ होगा, तो उस पे से हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना ईजी रहेगा। नाउ eccentricity of a vertex. The eccentricity of a vertex V in a graph G in the farthest distance from V in a G and denoted by E of V, that is E of V is equal to maximum distance of V to Vi for all Vi in G। अब एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स का मतलब ये है कि पूरे पाथ में हमें एक वर्टेक्स से जो भी वर्टेक्स है, जितने भी वर्टेक्स दिए गए हैं उसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, तो उसको हम एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स बोलेंगे। तो पूरे वर्टेक्स में अगर पूरे जो ग्राफ में हमारे पास 5 वर्टेक्स दिए गए होंगे और एज दी गई होगी, तो उसके बारे में हम बात करें तो पहले वर्टेक्स V1 से लेके V5 तक पहुंचने में या तो कोई भी वर्टेक्स पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो हमारी एक्सेंट्रिसिटी है। नाउ सेंटर ऑफ ग्राफ। A vertex having minimum eccentricity is called the center of graph G। तो अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात बोले कि मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी हो, तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्राफ होगा। दैट इज C of G is equal to Vi, that Vi has a minimum eccentricity। Now radius of a tree। The eccentricity of the center in a tree is called the radius of a tree। तो एक्सेंट्रिसिटी जो सेंटर में होगी जो भी, तो उसको हम रेडियस ऑफ ट्री बोलेंगे। दैट इज R of G इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ E of V फॉर ऑल V इन G। नाउ डायमीटर ऑफ अ ट्री। द हाइएस्ट एक्सेंट्रिसिटी इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ ट्री। मतलब हमने अभी बोला कि एक्सेंट्रिसिटी जो पहले वर्टेक्स से लेके जो भी वर्टेक्स में लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, तो हाईएस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको हम डायमीटर ऑफ ट्री बोलेंगे। नाउ रिमार्क्स। देयर कैन बी मोर देन वन सेंटर्स इन अ ट्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्री है उसमें एक से ज़्यादा सेंटर हो सकते हैं। द डायमीटर डज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो डायमीटर का मतलब ये नहीं होता कि रेडियस जो है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका डायमीटर मिल जाता है। तो ये सर्कल की तरह नहीं होता कि सर्कल में हमें पता है कि रेडियस जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पूरा हमारा डायमीटर मिलता है, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। नाउ एग्जाम्पल, फाइंड एक्सेंट्रिसिटी, सेंटर, रेडियस, डायमीटर फॉर द फॉलोइंग ट्री। तो यहाँ पे हमें एक ट्री दिया गया है, उसमें कितने वर्टेक्स है V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 एंड V9। तो यहाँ पे 9 वर्टेक्सेस दिए गए हैं। अब हमें एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, सेंटर फाइंड करना है, रेडियस, डायमीटर, ये सब फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। नाउ वी हैव E ऑफ V1 इज इक्वल टू 5। अब V1 इज इक्वल टू 5 क्यों, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ V1 5 क्यों लिखा है? तो पूरे ग्राफ में हम देख सकते हैं कि V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V5। अब तब जो V1 वर्टेक्स जो है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या है? अब हम देख सकते हैं V5 से V6 और V5 से V7। तो यहाँ पे कोई भी पाथ डिसाइड करो आप V1 से लेके V6 पहुँचने तक या तो V1 से लेके V7 पहुँचने तक, तो हमें 5 पाथ मिलेंगे। मतलब कि 5 पाथ नहीं, 5 एजिस मिलेगी। तो ये जो है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होंगे। तो ये V1 की एक्सेंट्रिसिटी है। अब V2 की एक्सेंट्रिसिटी हम बात करें तो V2 से हमें कोई भी पाथ डिसाइड करना हो तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस याद रखें कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमें डिसाइड करना है। तो V1 से V2 तक एक एज, V2 से V3 तक एक एज, V3 से V4 तक एक, मतलब कि 2, V4 से V5 दैट इज़ 3 और V5 से V6, तो ये 4 हो गई। तो अब हम किसी भी तरह से ये पाथ डिसाइड करें तो वो 4 होगी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में। अब V3 की बारी, तो V3 से स्टार्ट करें तो V3 से V4 तक 1, V4 से V5 तक 1 एंड V5 से V6 तक, तो ये भी 1। अब V5 से V7 बोले तो भी हमें 3 ही मिलेंगे। इस तरह से हम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो 3 डिसाइड कर सकेंगे।
अब V4 की बात करें तो V4 में हम देख सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो 3 होंगे। तो V4 से V5 तक और V5 से V6 करेंगे तो ये 2 ही होंगे। अब V5 से V7 करें तो भी ये 2 ही होंगे। अब V4 से V3 करें तो वो 1, V3 से V2 करें वो भी 1 और V2 से V1 करें वो भी 1, तो ये टोटल लगाएंगे तो 3। इस तरह से हम पूरे जो ग्राफ में पूरे जो वर्टाइसिस दिए गए हैं V5 तो उसकी 4, V6 तो उसकी 5, V7 तो उसके भी 5, V8 उसकी भी 4 एंड V9 तो उसके 4 एक्सेंट्रिसिटी है। Here V3 and V4 are with minimum eccentricity 3, hence V3 and V4 are the center of this tree। तो V3 और V4 में मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी है तो ये सेंटर होंगे वर्टाइसिस के। अब रेडियस जो है वो 3 एंड डायमीटर जो है वो 5। रेडियस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। नाउ रिजल्ट, एवरी ट्री हैज़ आइदर 1 और 2 सेंटर्स। तो ट्री जो कोई भी ट्री है या उसको या तो 1 सेंटर है या तो 2 है। तो उसका प्रूफ देखते हैं। इन अ ट्री T हैज़ डिस्टेंस बिटवीन V एंड Vi अकर्स ओनली व्हेन Vi इज अ पेंडेंट वर्टेक्स। अब T जो है वो ट्री है हमारा, उसमें V से लेके Vi का जो डिस्टेंस जो है वो कितना होगा कि Vi इज अ पेंडेंट वर्टेक्स है तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। नाउ कंसीडर दैट T हैज़ 2 और मोर पेंडेंट वर्टाइसिस। अब T में हमें ये एज्यूम करना है कि उसको एक से ज़्यादा पेंडेंट वर्टाइसिस है। डिलीट ऑल पेंडेंट वर्टाइसिस फ्रॉम T एंड गेट T डैश। अब हमें क्या करना है, पूरे जो ग्राफ T है उसमें से हमें पेंडेंट वर्टाइसिस है वो रिमूव करने हैं। तो जो वो ग्राफ बनेगा उसको हम T डैश बोलेंगे, विच इज़ स्टिल ट्री। तो वो खुद एक ट्री होगा। The removal of pendant vertices reduce the eccentricity of the vertices in T dash by 1। तो अब हमें कोई भी हमने जो वर्टेक्स रिमूव किया है तो वो एज भी रिमूव हो ही जाएगी। तो वो है वो एक जो है उसकी एक्सेंट्रिसिटी है वो कम करेगी। Thus T dash has the same center that was in T। तो T dash में भी सेम सेंटर होंगे जो T में होंगे। Follow the same process of deleting pendant vertices from T dash to get T double dash and continue. Finally, we will get either a vertex which is the center of T or left with an edge where end vertices are the two center। तो अब हम इस तरह से ये हमारी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे तो उसमें जो हमारा जो स्टेटमेंट है ये प्रूव हो जाएगा कि जो भी ट्री है उसमें या तो 1 वर्टेक्स मिलेगा, 1 सेंटर मिलेगा या तो 2 सेंटर मिलेंगे। नाउ एग्जाम्पल, फाइंड द सेंटर्स बाय डिलीटिंग प्रोसेस इन द फॉलोइंग ट्री। तो अब हमें क्या करना है कि पूरे ग्राफ में से पेंडेंट वर्टेक्स है वो हमें रिमूव करते जाने हैं और हमें इस तरह से सेंटर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि रिमूव ऑल पेंडेंट वर्टाइसिस V1, V2, V9, V8, V10, V12, V13। अब हमने क्या किया है, हम फिर से हम ग्राफ की स्लाइड देखते हैं कि हमने V1, V2, V12, V13 जो हमने पेंडेंट वर्टेक्स है उसको हमने रिमूव किया है। तो अब हमें क्या ग्राफ मिलेगा, तो अगेन रिमूव पेंडेंट वर्टाइसिस। तो हमें ये ग्राफ जो मिला उसको T डैश बोलेंगे, जो इसमें V3, V4, V5, V6, V7 और V11 वर्टाइसिस दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है कि फिर से जो एंड वर्टाइसिस दैट इज पेंडेंट वर्टेक्स है हमें रिमूव करने हैं। अगेन रिमूव पेंडेंट वर्टाइसिस V3, V7 एंड V11। तो हमें जो ग्राफ जो मिलेगा वो T डबल डैश मिलेगा। तो हमने फिर से रिमूव कर दिया तो हमें जो ग्राफ मिला वो किस तरह से मिला, V4, V5, V6 और V7 वर्टेक्स वाला। अब फिर से हमें रिमूव करना है, कौन कौन से वर्टेक्स रिमूव करने हैं, V4 एंड V7। तो जो ग्राफ मिलेगा वो ट्री जो मिलेगा वो T ट्रिपल डैश मिलेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि V5 और V6 वर्टेक्स ही बचे हैं हमारे पास। Thus we are left with an edge। अब हमारे पास एक ही एज है, हम रिमूव कर देंगे तो ये हमारा जो ग्राफ है वो नॉन ट्रिवियल मिल जाएगा। सो V5 एंड V6 आर द सेंटर ऑफ ट्री। अब V5 और V6 जो है हमारे जो ट्री के सेंटर मिल गए। थैंक यू सो मच।